नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों को नए साल की सुपर डुपर मुबारकबाद। नया साल बहुत सारी नई उम्मीदों को लेकर आता है और मैं भी उम्मीद करता हूं कि नए साल में दुनिया और बेहतरीन हो, आप सबों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशहाली आए। वो सारी लॉजिकल चीज़ें जो आप इस दुनिया से, ऊपर वाले से, इस कायनात से चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिले, ऐसी मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटनाक्रम है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के बालोद शहर का। बालोद शहर में आज से तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम है छबेश्वर, बल्कि बालोद शहर में नहीं, वो बालोद के पास ही सटे हुए एक गांव में रहता था, नाम है छबेश्वर। तो ये छबेश्वर तकरीबन 20-25 साल का एक नौजवान था। एक रोज़ अचानक अपने घर से ये गायब हो गया। कहाँ गया, किससे मिलने गया, कब लौटेगा, किसी को नहीं पता। घर वाले बहुत परेशान रहे। अपने तौर पर उन्होंने खूब ढूंढा, नाते रिश्तेदारों में पता किया, दोस्त यारों में पता किया, लेकिन छबेश्वर का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तकरीबन 15-20 रोज़ गुजरे। फिर उसके माता पिता को छबेश्वर ने कहीं से फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं किसी दूर शहर में आ गया हूँ रोज़गार की तलाश में, कामकाज के तलाश में, और मैं यहाँ अच्छे से हूँ, बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगा, मुझे ढूंढने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो माँ बाप, गांव के रहने वाले भोले भाले लोग, बुज़ुर्ग, उनको लगा कि ठीक है, बेटा अगर कहीं सेटल हो रहा है अपनी मेहनत मजदूरी करके, तो उसे उसकी ज़िंदगी में दखल फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ने इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। 6 महीने गुजरे। बीच बीच में छबेश्वर का फ़ोन आता रहा। कभी 6 महीने गुजरे, कभी 7 महीने में फ़ोन आ गया, कभी टाइम फ्रेम लंबा हो गया, कभी जल्दी जल्दी आ गया। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा और मम्मी पापा इंतज़ार करते रहे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि छबेश्वर के फ़ोन का सिलसिला कम होने लगा। और ऐसा कम हुआ कि कम होते होते तकरीबन 4 साल गुजर गए। यानी शुरुआत के दिनों में तो वो फ़ोन करता था, लेकिन बाद के दिनों में उसने फ़ोन करना बंद कर दिया और उसके गायब हुए 4 साल का वक्त गुजर गया। अब छबेश्वर के मम्मी पापा, जिनको बड़ी उम्मीद थी कि उनका बेटा कभी तो लौट कर आएगा, ऐसी कौन सी जगह चला गया कि 4 साल में भी लौट कर नहीं आया, दिल बैठा जाता था, माँ का दिल आप समझिए। तो वो फिर ओझा, गुनी, तांत्रिक, ऐसे लोगों के पास जाने लगे, ये पता करने के लिए कि उनका बेटा कहाँ है, किस हाल में है। ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि जो इस तरह की झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं या जिनके पास कुछ खास रूहानी ताकतें होती हैं, वो गायब हुए लोगों के बारे में भी जानकारी पता कर लेते हैं। तो मम्मी पापा को, गांव के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को इस तरह की उम्मीद थी। उन्होंने कोई ऐसा दरवाज़ा, कोई ऐसी चौखट बाकी नहीं छोड़ी जहां जाकर उन्होंने अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा। और ज़्यादातर जगहों पर उन्हें यही जवाब मिला कि उनका बेटा जहां भी है वो सही सलामत है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, सेटल हो चुका है, और जब सही वक्त होगा वो आ जाएगा, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी पापा ने भी अपने दिल को समझा लिया और उनको लगा कि चलो ठीक है, अगर सारे लोग, दुनिया जहान यही कह रहे हैं कि छबेश्वर जहाँ भी है खुशहाल है, तो जब उसकी मर्ज़ी होगी तब वो आएगा। कुछ एक ओझा गुनियों ने, तांत्रिकों ने उसके मम्मी पापा को बताया कि छबेश्वर ने तो शादी भी कर ली है और जो वो अपनी रूहानी ताकत से, शक्तियों के इस्तेमाल से जो वो देख पा रहा है, उसके 2 या 3 बच्चे भी हैं। तो इस तरह की बात जब उसके मम्मी पापा ने सुनी तो उनको अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। अच्छा इस सेंस में कि बेटा खुशहाल है, परिवार आगे बढ़ चुका है, और बुरा इस सेंस में कि इतने साल गुजर गए, बेटा मिल नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। तो ये 4 साल और उसके बाद की भी बातें हैं। लेकिन चौथे साल में ही जब उनके मम्मी पापा इंतज़ार करते करते थक गए थे, तो उन्होंने बालोद के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उस समय में छबेश्वर के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था।
तो जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो उसे टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए ट्रैक करने का पुलिस के पास कोई ज़रिया भी नहीं था। अगर मोबाइल फ़ोन होता, मान लीजिए किसी एक मुकाम पर वो स्विच ऑफ हो गया होता, तो कम से कम पुलिस वहाँ पर जाकर पता करती, कुछ तफ्तीश करती। लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश छबेश्वर के मामले में नहीं थी। और घर वाले इंतज़ार करते रहे, किस्से कहानियाँ तांत्रिकों से, ओझाओं से सुनते रहे, लेकिन सच्चाई जो है उन्हें कभी पता नहीं चली। और इस तरह तकरीबन 20 साल गुजर गए। मैंने आपको बताया था ये घटना 20 साल पुरानी है, तो 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद इस साल की अब मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। 18 अप्रैल 2023 को एक रोज़ इस मामले में बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आया। और ये ट्विस्ट सिर्फ ज़बरदस्त नहीं बल्कि बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक ट्विस्ट था। छबेश्वर के गांव में रहने वाले उसके बचपन के एक दोस्त टीकम ने एक रोज़ सुबह सुबह छबेश्वर के मम्मी पापा के घर पर दस्तक दी। बुजुर्ग मम्मी पापा ने दरवाज़ा खोला, सामने टीकम खड़ा था। टीकम को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि एक ही गांव का रहने वाला लड़का था और टीकम उनके बेटे छबेश्वर का बहुत पुराना और अच्छा दोस्त था। बचपन में साथ में खेल कूद कर बड़े हुए थे, स्कूल में भी साथ में पढ़ते थे, क्लास भी एक था। तो टीकम जो है छबेश्वर के मम्मी पापा को भी बहुत अच्छे से जानता था। टीकम ने बहुत गंभीर सा चेहरा बनाते हुए उसके बुजुर्ग पिताजी से कहा कि मुझे आपसे चाचा जी कुछ बात करनी है। छबेश्वर के पिता ने कहा, हाँ बेटा बोलो। तो टीकम ने कहा कि देखिए ऐसा है, छबेश्वर अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनते ही उसके पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब तक बेशक छबेश्वर उनसे मिला नहीं था, लेकिन 20 सालों से उम्मीद तो बनी थी। उनको लग तो रहा था कि आज नहीं तो कल कभी तो छबेश्वर से मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ 20 साल बाद अचानक उसके बचपन के दोस्त ने आकर ये बात कही। कैसे कह दी? उसने टीकम से पूछा कि भाई तुम कैसे ऐसा कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि देखिए आज मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता। अब मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो बिल्कुल सच सच बताऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छबेश्वर इस दुनिया में नहीं है और उसकी हत्या हो चुकी है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके सामने खड़ा यही टीकम है जो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। और मैंने छबेश्वर की हत्या कोई आजकल में नहीं बल्कि आज से 20 साल पहले ही कर दी थी। ये बात सुनने के साथ ही छबेश्वर के परिवार में चीख पुकार मच गई। लोग रोने लगे। उन्होंने टीकम को पकड़ लिया, पूछने लगे कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसी क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं इतने दिनों से ये राज अपने सीने में लिए हुए घूम रहा था और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। दिन महीने साल लगातार गुजरते जा रहे थे और मैं बहुत बेचैन था। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए और इसका अंजाम चाहे जो भी हो, मैं उस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद छबेश्वर के परिवार वालों ने आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में बताया। टीकम लगातार वहाँ बैठा हुआ था, अपनी बात पर अड़ा हुआ था। फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और चूंकि वो खुद अपनी ज़ुबान से अपने दोस्त के कत्ल की बात कबूल कर रहा था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछा कि ठीक है, अगर तुमने हत्या की तो मेरे बेटे की लाश कहाँ है? पुलिस वालों ने पूछा छबेश्वर की लाश का पता बताओ। तो उसने कहा कि हत्या करने के बाद मैंने उसकी लाश जंगल में दफना दी थी। घर वालों ने पूछा वो जगह पहचान सकते हो जहाँ तुमने लाश दफनाई थी? टीकम ने कहा बिल्कुल पहचान सकता हूँ। 20 सालों से मैं एक रात भी ठीक से सोया नहीं हूँ और मैं वो लाश कहाँ है मैं ये आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ। पुलिस, छबेश्वर के घर वाले, ये गांव के लोग, ये सारे लोग टीकम को लेकर एक जंगल में गए जहां पर टीकम ही सबको लेकर गया बल्कि, और उस जगह को आइडेंटिफाई किया, उस जगह की पहचान की और इशारे से बताया कि यही मैंने आज से 20 साल पहले छबेश्वर की लाश दफना दी थी। पुलिस वालों ने कुछ मजदूर बुलाए, खुदाई शुरू की और तकरीबन 4 से 5 फीट गड्ढा खोदने के बाद ही जंगल के अंदर से कंकाल की सूरत में छबेश्वर की लाश बाहर निकल आई। अब लाश में ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, हड्डियों के चंद टुकड़े थे। उन्हें पुलिस ने रिकवर किया, फॉरेंसिक जांच के लिए और स्पेशली डीएनए एग्जामिनेशन के लिए भिजवाने का फैसला किया। और जिस तरह से टीकम ने ये बात कबूल की थी और जिस तरह से उसकी निशानदेही पर लाश बरामद हुई थी, अब इस बात की गुंजाइश नहीं के बराबर थी कि ये लाश छबेश्वर की नहीं होगी, क्योंकि टीकम को 20 साल बाद बगैर किसी दबाव के ये सारी बातें आकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो खुद बता रहा था और लाश रिकवर करा रहा था तो इसके पीछे जो है कुछ और
किसी और की लाश होगी, इस तरह की आशंका या संभावना नहीं के बराबर थी। लेकिन कानून की नज़रों में, विज्ञान की नज़रों में इस चीज़ का साबित होना बाकी था। उसके लिए पुलिस ने उसको रिकवर करके लाश के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिया। अब पुलिस ने उससे पूछा कि ठीक है, तुमने अपने दोस्त छबेश्वर की हत्या कर दी, लेकिन वजह क्या रही, क्यों तुमने छबेश्वर की हत्या की? तो टीकम ने 20 साल पुरानी एक कहानी सुनाई, वो कहानी जो लड़कपन में, वो कहानी जो जवानी में छबेश्वर और टीकम ने अपनी ज़िंदगी में जी थी। बेसिकली जब ये स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के दिनों में ही इन दोनों लड़कों की मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उस लड़की के साथ टीकम का प्रॉपर अफेयर चल निकला। लड़की भी टीकम को प्यार करती थी और टीकम ने भी उस लड़की को प्यार करना शुरू किया। दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहा। लेकिन ये जो छबेश्वर है, ये भी मन ही मन उस लड़की को चाहता था। टीकम को जब इस बात का पता चला तो टीकम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि टीकम को लगा कि मेरा दोस्त जो है वो मेरी ही गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए है। छबेश्वर सिर्फ चाहता नहीं था, बल्कि जब भी उसे मौका मिलता था वो इस लड़की के साथ छेड़छाड़ भी करता था, और ये लड़की ये सारी बातें टीकम को बताया करती थी। फिर एक दिन, एक वक्त ऐसा आया जब टीकम ने तय किया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी से छबेश्वर को हटाने के लिए अपने दोस्त का कत्ल कर देगा। और इसी फैसले के तहत उसने एक रोज़ धोखे से, आज से 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, धोखे से उसने अपने दोस्त को दिसंबर के महीने में 2003 उसने अपने दोस्त को धोखे से जंगल में बुलाया, कुछ बातचीत करने के लिए या घूमने जाने के बहाने से। और वहाँ पर चूंकि ये पहले से तैयारी से था, उसने छबेश्वर के सिर पर किसी भारी चीज़ से घातक हमला किया, जिससे वो नीचे गिर गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और इसके बाद उसने गड्ढा खोद कर उसकी लाश को उसी जंगल में दफना दिया, उसी जगह दफना दिया जहाँ से आज उसकी निशानदेही पर छबेश्वर की लाश और उसके अवशेष बाहर निकले थे। तो कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि टीकम ने अपनी गर्लफ्रेंड पर निगाह डालने या नज़र डालने के जुर्म में अपने दोस्त की हत्या कर दी। और ये वो लड़की थी, वो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ आगे चलकर टीकम ने शादी कर ली और टीकम को बच्चे भी हुए, उसका परिवार भी आगे बढ़ा। अब सवाल ये है कि अगर टीकम ने वाकई छबेश्वर की हत्या की, तो छबेश्वर जब गायब हुआ उसके बाद वो अपने घर वालों को फ़ोन कैसे कर रहा था? तो इसका जवाब ये है कि फ़ोन छबेश्वर नहीं बल्कि टीकम करता था। वो दूर दराज के किसी टेलीफोन बूथ से या किसी का मोबाइल फ़ोन मांग कर, गाँव से दूर जाकर छबेश्वर के माता पिता को फ़ोन किया करता था और बताता था कि मैं छबेश्वर बोल रहा हूँ। गांव के लोग, उन्हें इतनी समझ या इतना होश शायद नहीं था कि वो अपने बेटे की आवाज़ और टीकम की आवाज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क कर पाते। हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन पर हाथ रख लेता हो, कपड़ा रख लेता हो, जिससे आवाज़ थोड़ा सा बदल जाए। इस तरह के हथकंडों से वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कभी कभी जो है वो छबेश्वर के घर वालों को फ़ोन करता था, ताकि घर वालों के मन में अपने बेटे के ज़िंदा होने और उसके वापस आने की उम्मीद बनी रहे और कोई भी उसके कत्ल और मौत के बारे में न सोच सके। अपने इस साजिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा, क्योंकि घर वाले तकरीबन 4 सालों तक अपने बेटे को ज़िंदा ही मानकर रहे, बल्कि उसके बाद भी ज़िंदा मानते रहे। चौथे साल में तो थोड़ी उम्मीद टूट गई, क्योंकि टीकम ने जो छबेश्वर बनकर लगातार फ़ोन करता था, उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। तो फिर घर वालों ने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। अदरवाइज़ घर वाले थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी ये मानकर चल रहे थे कि उनका बेटा ज़िंदा है, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिकों ने, ओझाओं ने उनको बताया था कि उनका बेटा इस दुनिया में ही है। तो ये था कत्ल का मोटिव जो टीकम ने पुलिस को और छबेश्वर के माता पिता को बताया। लेकिन अब सवाल यह है कि 20 सालों के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीकम को यह बात आकर बतानी पड़ी? 20 सालों तक उसने इस राज को क्यों अपने सीने में दबाए रखा? अगर कबूलना ही था जुर्म, तो उसने इतनी देर क्यों की? तो इसका जवाब यह है कि पिछले 20 सालों से छबेश्वर लगातार टीकम के सपनों में आता था। छबेश्वर के रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका था। जिस तरह छबेश्वर के माता पिता अपने बेटे की तलाश में ओझा गुनियों के पीछे भाग रहे थे, ठीक उसी तरह से बड़ी खामोशी से, चुपके से टीकम भी छबेश्वर के
सपने की वजह से बहुत परेशान था और वो लगातार तांत्रिकों के पीछे, ओझाओं के पीछे भागता रहता था और इस परेशानी से निजात पाने की कोशिश करता था। लेकिन इसे किस्मत का फेर कहिए, कर्म का फल कहिए, या ये कह सकते हैं कि छबेश्वर की आत्मा का प्रकोप या उसका गुस्सा, टीकम के सपनों से कभी छबेश्वर गया ही नहीं। और पिछले 20 सालों से टीकम का ये दावा था कि वो कभी चैन से नहीं सो सका। जब भी वो सोता उसके सपने में छबेश्वर आता, हत्या का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमता। कभी छबेश्वर उससे पूछता कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसे मना कर सकता था, उसे रोक सकता था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी जिसने टीकम का जीना हराम कर रखा था। और टीकम का ये कहना था कि आज 20 साल बाद मैं अगर ये सारी बातें आकर ज़माने के सामने, पुलिस के सामने कबूल कर रहा हूँ तो इसके पीछे छबेश्वर के सपने हैं जो मुझे जीने नहीं दे रहे। तो ये थी पूरी कहानी। इस कहानी में जो अजीब और चौंकाने वाला पहलू है वो यही है कि किस तरह से किसी इंसान के कत्ल के बाद उसका सपना एक कातिल को अपना जुर्म कबूल करने के लिए, कत्ल कबूल करने के लिए मजबूर करता रहा। अब इसे आप छबेश्वर की आत्मा का गुस्सा कह सकते हैं या फिर टीकम के दिमाग का फितूर। अगर आप साइंटिफिक तरीके से सोचें तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और अगर आप भूत प्रेत आत्मा परमात्मा के एंगल से सोचें तो आपको ये लग सकता है कि शायद छबेश्वर की जो रूह है उसने टीकम को इतना परेशान किया कि उसे सच कबूल करना पड़ा। तो ये थी पूरी कहानी। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मुंबई में एक लड़की के ब्लाइंड मर्डर का मामला जीसस क्राइस्ट के एक लॉकेट से वहाँ की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सुलझाने में कामयाबी पाई। उस कहानी को अगर आप सुनना चाहते हैं, बहुत ही शॉकिंग लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। आप अगर सुनना चाहें, दुखद तो है आई मस्ट से, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी सुनने वाली कहानी है। अगर आप चाहें तो क्राइम तक की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन उस कहानी पे जो कमेंट्स है कुछ मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है सर, अच्छा लगता है आपकी आवाज़ में कहानी सुनना। सूर्य नारायण दिल्ली से हैं, इन्होंने नमस्कार कहा है और स्टोरी पर सैड स्टोरी कहा है। लेश चावड़ा जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाई है सर, आसानी से समझ में आ गई, उन्होंने लिखा, थैंक यू वेरी मच। इमरानियन ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। ब्राह्मण पुत्र यूपी के नाम से एक आईडी है, उनका कमेंट आया है। श्याम पी, इन्होंने कमेंट किया है, ये लव फ्रॉम पुणे सिटी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुणे से हमारे दर्शक हैं। और उन्होंने हौसला अफजाई की है। ऋचा छेत्री ने भी कमेंट किया है, नमस्कार कहा है, मेरी ओर से भी नमस्कार। विजेंद्र जी रेगुलर लिसनर हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। बीबी के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है, सिर्फ बीबी लिखा है कमेंट में। डिसिप्लिन रियल पावर, इन्होंने ऐसा लिखा है। निशा राणा आर्ट क्लास रेगुलर कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत आपका। सुनील मक्कड़ जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। एंटरटेन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि वो राजू अरोड़ा हैं, उन्होंने खुद को मेरा फ़ैन बताया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे, मतलब आप खुद को मेरा फ़ैन बताते हैं। मुझे तो बड़ी अजीब सा लगता है ये शब्द सुनकर कि इस खाकसार में ऐसा क्या है कि कोई फ़ैन कहे, लेकिन वाकई अगर आप कहते हैं तो मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। बैनर्जी सर, कहानी सुनाने की कला समस्या के बराबर हो गई। अच्छा, ये किसी दर्शक ने लिखा है, तो हो सकता है कि उनको मेरी ये कहानी जो है वो शायद जची नहीं, या आपने जो कमेंट किया है उस समझने में मुझ में कुछ कमी रह गई। एनीवे, ट्रिपल के नाम से इनका आईडी है। और सुखवीर खाबरा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। सुखवीर खाबरा जी ने जो कमेंट किया है वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम स्टोरी, एक हमारे दर्शक ने लिखा है। एक और हमारे दर्शक हैं बानी, इन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पुलिस वालों को धन्यवाद, एक दर्शक ने लिखा है। होसन्ना जी रेगुलर कमेंट करती हैं, हमारी रेगुलर लिसनर है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। पीके चंद्रा का कमेंट है। सिया ने लिखा है, गुड आफ्टरनून सुप्रतिम सर, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मीनाथ मिश्रा ने लिखा है, आपकी विधा श्लाघ्य है। ये बहुत ही क्लिष्ट हिंदी का उपयोग करते हैं, लेकिन आप सबकी दुआओं से मैं इनकी सारी बातें और ये हिंदी समझ पाता हूँ, और थोड़ा गर्व की अनुभूति भी होती है कि समझ पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मीनाथ मिश्रा जी। ओम प्रकाश काकरैन ने कमेंट किया है,
इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने तारीफ़ की है। और तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक कॉल भी आ गया, मैंने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। आप सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ इसी तरह से मेरी स्टोरीज़ पर आप आते रहिए, अपना कमेंट करते रहिए, सुनते रहिए। और हो सकता है कि नए साल के पहले दिन मैं छुट्टी पर रहूं, क्योंकि ये स्टोरी मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो शायद मंगलवार को आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर से बदस्तूर आप लोगों की खिदमत में मौजूद रहूंगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।